तालाब किनारे दो बहू। बहुत समय पहले की बात है। आनंद नगर गांव में एक बहुत बड़ा तालाब था। उसी तालाब के एक किनारे महेंद्र सिंह अपनी पत्नी मालती और अपनी बेटी कीर्ति के साथ रहा करता था। महेंद्र एक मछुआरा था जो तालाब की मछलियों को बेचकर अपना गुजारा चलाया करता था। पिताजी, आज आपके साथ मछली पकड़ने मैं भी चलूंगी। आखिर मैं एक मछुआरे की बेटी जो हूँ। नहीं बेटा, तुम मेरे साथ मछली पकड़ने नहीं जा सकती। जाओ अपनी माँ की मदद करो। वैसे भी नदी किनारे अब गंदगी ज्यादा हो रही है। मैं नहीं चाहता कि तुम्हें किसी तरह की परेशानी हो। पिता की बात सुनकर कीर्ति उदास हो जाती है और कुछ नहीं कहती और अपने घर के अंदर चली जाती है। जहाँ एक तरफ महेंद्र मछली पकड़ने तालाब किनारे जाता है, तो वहीं तालाब की दूसरी तरफ उसका छोटा भाई सुरेंद्र सिंह अपनी पत्नी हेमा और अपनी बेटी निम्मी के साथ रहा करता था। सुरेंद्र सिंह काफी अमीर था। बेटा कीर्ति, तुम बताओ तुम्हें आज खाने में क्या चाहिए? जो तुम कहोगी वही मैं खाने को दूंगा तुम्हें। पिताजी, मुझे खाना नहीं, मुझे आईफोन चाहिए, क्योंकि आपने वादा किया था कि आप मुझे आईफोन ला कर देंगे, लेकिन वो वादा आज तक आपने पूरा नहीं किया। अच्छा बेटा, माफ कर दो, पर तुम फिक्र मत करो, मैं जल्द ही तुम्हें आईफोन लाकर दे दूंगा। इस तरह सुरेंद्र अपनी बेटी और पत्नी के साथ अपना खुशहाल जीवन व्यतीत कर रहा था। ऐसे ही समय गुजरता है और एक दिन महेंद्र सिंह तालाब से मछलियां पकड़ रहा था। तभी उसे उस तालाब की कुछ मछलियां मरी हुई दिखाई दी, जिसे देख महेंद्र सिंह अपनी पत्नी मालती से बोलता है, मालती, आजकल तालाब कितना प्रदूषित होता जा रहा है। देखो इसमें मछलियां भी मर रही हैं। अगर यही रहा तो न जाने हम लोग अपना गुजारा कैसे करेंगे। कभी कभी तो लगता है कि बड़े भैया से जाकर मदद मांग लूं। कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आप ये अच्छे से जानते हैं कि आपका भाई और उसकी पत्नी कितने घमंडी हैं। और क्योंकि यहाँ तालाब के किनारे और किसी का घर नहीं सिवाय आपके भाई के, तो इस तालाब में गंदगी भी वही लोग फैला रहे हैं। वो अपने घर से आए दिन फालतू का कचरा, फिनाइल और भी खराब चीजें तालाब के पानी में डालते हैं। बस इसीलिए मछलियां मर रही हैं। मालती की बात सुनकर महेंद्र कुछ नहीं बोलता और बेचने जा ही रहा होता है कि तभी उसकी बेटी कीर्ति उसके पास आती है और कहती है, पिताजी, आज मुझे मेरे डांस क्लास की फीस देनी है। और पता है आपको टीचर मेरी कितनी तारीफ कर रही थी? वो कह रही थी कि मुझसे अच्छा डांस तो कोई भी नहीं करता। हाँ बेटा, प्रैक्टिस जितनी करोगी आपका डांस उतना अच्छा होता जाएगा। मैं मछलियां बेचने जा रहा हूँ, वापस आकर तुम्हारी डांस क्लास की फीस भी दे दूंगा। तब तक तुम तालाब के किनारे अपनी प्रैक्टिस कर लो, लेकिन हाँ, तालाब के ज्यादा किनारे मत जाना। ऐसा कहकर महेंद्र चला जाता है। तब निम्मी तालाब के किनारे अपनी प्रैक्टिस करने लगती है। तो वहीं तालाब की दूसरी तरफ अपने घर की बालकनी में खड़ी निम्मी कीर्ति को डांस प्रैक्टिस करते हुए देख रही थी। निम्मी अपनी माँ को आवाज देकर बुलाती है और कहती है, माँ देखो ना, कीर्ति कितना अच्छा डांस करती है। हम दोनों एक ही डांस क्लास में, लेकिन फिर भी कीर्ति मुझसे बहुत अच्छा डांस करती है। ऐसा क्यों? बेटा, अच्छा डांस करने से कुछ नहीं होता। वो तुझसे किसी भी चीज में अच्छी नहीं हो सकती, क्योंकि तू एक अमीर परिवार की बेटी है और वो एक गरीब परिवार की बेटी। और आगे वही जाता है जो अमीर घर से होता है। गरीब घराने के लोगों को तो बस अपना वैसे ही गुजारा करते हैं जैसे तुम्हारे चाचा चाची कर रहे हैं। पर माँ, मुझे ऐसा नहीं लगता। अगर आप लोगों की आपस में इतनी दुश्मनी नहीं होती ना, तो कीर्ति मुझे डांस सिखा देती। पर आप लोगों के चक्कर में हम दोनों बहनें भी फंस जाती हैं। अरे दुश्मनी आपकी और भुगतना हम लोगों को पड़ रहा है। देखनी में बेटा, मैं तुझे पहले भी समझा चुकी हूँ कि हमारी उनसे कोई दोस्ती नहीं हो सकती। शीलाबाई ने खाना लगा दिया है, चलो खाना खा लेते हैं। ऐसा कहकर हेमा निम्मी को अंदर लेकर चली जाती है। अब शाम को जब हेमा का पति सुरेंद्र आता है तो हेमा उससे कहती है, सुनिए जी, देख रहे हैं अपने भाई और भाभी की हरकतें। एक तो तालाब के आधे हिस्से पर उन लोगों ने कब्जा कर रखा है। तालाब से मछलियां पकड़ते हैं, तालाब के किनारे बैठकर खाना खाते हैं, तालाब के किनारे अपने सारे काम करते हैं। ऊपर से मेरी बेटी को जलाने के लिए उनकी बेटी तालाब के किनारे रोज सुबह डांस प्रैक्टिस करती है। हाँ हेमा, उनकी इस नीच हरकत से तो मैं भी परेशान हूँ, लेकिन क्या कर सकते हैं, बेचारे वो वैसे ही गरीब है। अब उनको और क्या ही परेशान कर। देखिए जी, इनकी अकड़ को कम करने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा, क्योंकि इन्हें देखकर मेरी बेटी भड़क रही है। आप ऐसा कीजिए, आज ढेर सारा मिट्टी का तेल लाइए और मैं सारा का सारा मिट्टी का तेल अपनी बालकनी से खड़े होकर तालाब में डाल दूंगी। तब सारी मछलियां मर जाएंगी। न तालाब में मछलियां रहेंगी और न इनका डेरा यहाँ रहेगा। हाँ हेमा, और इसी बहाने ये झोपड़पट्टी हमारे शानदार घर के सामने से हट भी जाएगी। यही सोचकर सुरेंद्र शाम को ढेर सारा मिट्टी के तेल के गैलन ले आता है और हेमा और सुरेंद्र अपनी बालकनी में खड़े होकर वो सारा मिट्टी का तेल तालाब में डाल देते हैं। मिट्टी का तेल डालने से तालाब की मछलियां मर जाती हैं।
जब सुबह महेंद्र और मालती ये देखते हैं तो वो उनको बहुत बुरा लगता है। तब महेंद्र चिल्लाकर अपने भाई से कहता है, ये क्या है सुरेंद्र, तुम्हारी दुश्मनी हमसे है, इन बेकसूर मछलियों को क्यों मार रहे हो? मैं भी तुमसे यही कहना चाहता हूँ कि तुम्हारी दुश्मनी मुझसे है। मेरी बेटी से बदला क्यों ले रहे हो? क्यों अपनी बेटी को जानबूझकर रोज यहाँ डांस प्रैक्टिस करवाते हो ताकि मेरी बेटी जल सके? तुम गलत समझ रहे हो, ऐसी कोई बात नहीं है। महेंद्र सुरेंद्र को समझाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन सुरेंद्र नहीं समझता। ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है। एक दिन निम्मी कीर्ति को डांस प्रैक्टिस करते हुए देखकर सोचती है, कीर्ति कितने अच्छा डांस प्रैक्टिस करती है, टीचर भी उसकी कितनी तारीफ करती है। माँ तो मुझे कभी भी कीर्ति से डांस सीखने नहीं देगी। ऐसा करती हूँ, मैं माँ को बिना बताए कीर्ति के पास जाती हूँ और उसे डांस सिखाने के लिए कहती हूँ। मुझे विश्वास है कि वो मना नहीं करेगी। यही सोचकर निम्मी चुपचाप से कीर्ति के घर की तरफ निकल पड़ती है। वो कीर्ति के पास पहुंचती है और कहती है, कीर्ति तुम सचमुच कितना अच्छा डांस करती हो, प्लीज मुझे भी इतना अच्छा डांस सिखा दो ना, मैं भी तुम्हारी तरह डांस करना चाहती हूँ। निम्मी को देखकर मालती और महेंद्र भी वहाँ आ जाते हैं और ये सारी बातें सुनकर मालती कहती है, निम्मी बेटा तुम्हें डांस सिखाने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन शायद तुम्हारे माँ बाप को ये बात पसंद ना आए। तुम एक बार अपने माता पिता से पूछ लो, अगर वो हाँ कह देते हैं तो कल से कीर्ति तुम्हें डांस सिखा देगी। क्या सच में चाची? तो ठीक है, मैं अपने माता पिता को कन्विंस कर लूंगी और कल से रोज कीर्ति के पास डांस सीखने के लिए आया करूंगी। यही सोचकर निम्मी वापस जाने के लिए मुड़ती है, लेकिन थोड़ी दूर पर चलने पर तालाब की एक लहर उसे अपनी चपेट में ले लेती है। तभी सुरेंद्र और हेमा निम्मी को ढूंढते हुए बालकनी में आते हैं और फिर उसे डूबता हुआ देख लेते हैं। फिर वो सीढ़ियों से उतरकर जल्दी जल्दी तालाब की तरफ जाने लगते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ कीर्ति जब निम्मी को डूबता हुआ देखती है तो वो तालाब में कूद जाती है। तैरते हुए कीर्ति निम्मी के पास पहुंचती है और उसे बचाकर बाहर ले आती है। तब तक सुरेंद्र और हेमा भी वहां आ जाते हैं और ये सब देखकर सुरेंद्र और हेमा को अपनी गलती का एहसास होता है। सुरेंद्र कहता है, कीर्ति बेटा, हमने तुम्हें और तुम्हारे माँ बाप को हमेशा परेशान किया, लेकिन आज तुमने हमारी बेटी की जान बचाई, हमें माफ कर दो। हाँ बेटा, तुम्हारे चाचा जी सही कहते हैं। भाई साहब, भाभी, आप लोग भी हमें माफ कर दीजिए। अब कीर्ति का परिवार उन्हें माफ कर देता है और उनके बीच दोस्ती हो जाती है, जिसके बाद कीर्ति अपनी बहन को डांस सिखाती है। वंदना अपने ससुराल में खुशी खुशी रहा करती थी। उसके ससुराल में उसकी सास, ससुर, उसका कुंवारा देवर, पति और 2 बच्चे थे। ऐसे एक दिन वंदना चूल्हे पर खाना बना रही थी कि तभी उसकी सास आशा उसके पास आकर कहती है, वंदना बहू, आज मोहित खेतों पर खाना लेकर नहीं गया है, तो तू एक काम कर, सबसे पहले खाना बनाकर तैयार कर ले और उसे खेतों पर देकर आ। रही घर के काम की बात तो वो मैं संभाल लूंगी। जी माँ, आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए, मैं पहले खाना बना लेती हूँ और उसके बाद जल्दी से घर का काम भी कर दूंगी। आप बिल्कुल भी काम मत कीजिए, वरना आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। कितनी अच्छी है तू, और हम सबका कितना ख्याल रखती है। मैं बहुत किस्मत वाली हूँ जो मुझे तेरे जैसी बहू मिली है। किस्मत वाली तो मैं हूँ माँ जी, जिसे आप जैसी सास मिली है। एक अनाथ होने पर भी आप मेरा इतना ज्यादा ख्याल रखती हैं कि मुझे कभी अपने परिवार की कमी ही महसूस नहीं होती। आशा अपने पोता पोती के पास खेलने के लिए चली जाती है। वंदना सबसे पहले खाना बनाकर तैयार करती है और उसके बाद घर का काम करने के बाद अपने पति मोहित के लिए खेतों में खाना लेकर जाती है। लेकिन जैसे ही वो खेतों पर पहुंचती है तो देखती है कि जमींदार उसके पति मोहित पर चिल्ला रहा था। 2 साल हो गए तुम्हें मेरा कर्जा लिए हुए, लेकिन आज तक तुमने ब्याज के नाम पर 1 रुपया नहीं दिया और असल की तो बात ही छोड़ दो। जमींदार जी, आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए, मैं जल्द से जल्द आपका कर्जा उतार दूंगा, मुझे बस थोड़ा समय और दे दीजिए। मेरे पास कोई मुफ्त का पैसा नहीं है, समझे? नहीं तुम मेरे कोई दूर के रिश्तेदार हो जो मैं तुम्हारी बात सुनता रहूंगा। बस बहुत हो गया, आज के बाद ये खेत छोड़ दो, तुम यहाँ पर खेती नहीं कर सकते। आज से ये खेत मेरे हुए। मोहित जी, ये क्या कर रहे हैं आप? अगर ये जमींदार हमारे खेत हड़प भी लेगा तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम भूखे रह जाएंगे। हम कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे। आप अपने परिवार के लिए अपना स्वाभिमान दांव पर मत लगाइए। ये कैसी बातें कर रही हो तुम वंदना? तुम तो जानती हो कि मुझे खेती के अलावा कोई और काम भी नहीं आता है। फिर हमारा परिवार क्या खाएगा? अभी हमारे बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं और मेरा छोटा भाई भी कॉलेज जाता है, फिर हम सब कुछ कैसे संभाल पाएंगे? जरा देखो अपनी बहू को, कितनी ज्यादा अकड़ है इसमें। पति कर्ज में सर से लेकर पांव तक डूबा हुआ है, लेकिन फिर भी उसको शर्म नहीं आ रही। इसके बाद जमींदार को वंदना का आत्मविश्वास देखकर बहुत ज्यादा चिढ़ होती है और वो कहता है, अगर ये लड़की मेरे पैरों में झुककर मुझसे माफी मांगेगी तो मैं तुझे 1 महीने का समय दे दूंगा। मोहित, अब मर्जी तेरी है। हम गरीब है साहब,
लेकिन हमें किसी के आगे सर झुकाना नहीं आता है। हम सिर्फ भगवान के आगे सर झुकाते हैं जिसने हमें जीवन दान दिया है, और किसी के आगे नहीं। आप चलिए मोहित जी, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। जमींदार मोहित को उसके खेतों से निकाल देता है क्योंकि वो खेत अब जमींदार ने हथिया लिए थे। मोहित और वंदना घर आ जाते हैं। जब ये सारी बात आशा को पता चलती है तो वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है और कहती है, ना जाने किसकी नजर लग गई हमारे परिवार को, अब हम लोग क्या करेंगे। और वंदना बेटी, तुझे ही सर झुकाकर जमींदार से माफी मांग लेनी चाहिए थी। 1 महीने में मोहित कोई न कोई इंतजाम तो कर ही लेता। माँ जी, आप कैसी बातें कर रही हैं? अगर मैं जमींदार के आगे नाक भी रगड़ लेती तो भी वो हमें 1 महीने की मोहलत नहीं देता। वो सिर्फ मेरा आत्मविश्वास तोड़ना चाहता था। और रही मोहित जी के 1 महीने में कोई इंतजाम कर लेने की बात, बुरा मत मानना, जब वो 2 साल में कोई इंतजाम नहीं कर पाए तो वो 1 महीने में क्या ही कर लेते। तभी वहाँ पर वंदना का देवर आता है जो उसका साथ देता है और कहता है, भाभी आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। आपने जो भी किया वो बिल्कुल ठीक किया। मुझे पूरा विश्वास है कि आप कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेंगी। जहाँ वंदना के ससुराल में कोई भी उसकी बात समझने को तैयार नहीं था, वहीं देवर पढ़ा लिखा था और वो आत्मविश्वास की कीमत समझता था। ऐसे ही एक दिन गांव के कुएं पर बहुत ज्यादा भीड़ थी और वंदना गांव के जंगल में बहने वाली नदी से पानी लेने के लिए जाती है। वो देखती है कि वहाँ पर कुछ जंगली ककड़ियाँ उगी हुई थी। उन्हें देखकर वंदना ने कहा, अरे ये ककड़ियाँ तो खाने लायक है और कड़वी भी नहीं लगती। एक काम करती हूँ, अपने घर वालों के लिए आज यही लेकर चलती हूँ। कम से कम हम लोगों का पेट तो भर जाएगा, वरना घर में तो खाने का कुछ भी सामान नहीं रखा है। वंदना उन ककड़ियों को उठाकर ले जाती है और उसके ससुराल वाले उन ककड़ियों को खाकर अपना पेट भर लेते हैं। जब वंदना रात को सोती है तभी उसके दिमाग में एक तरकीब आती है और वो कहती है, अरे मैंने ये सोचा ही नहीं, नदी के अंदर भी तो सब्जियां उगाई जा सकती हैं और नदी पर तो किसी का मालिकाना हक भी नहीं है। गांव की नदी तो गांव वालों की है और जब तक हम इस गांव में रहते हैं वो नदी हमारी है। मैं गांव की नदी में भी तो सब्जियां उगा सकती हूँ। वंदना ने ठान लिया था कि वो नदी के अंदर सब्जियां उगाएगी। उसने नदी के अंदर सफाई की और कई सारे बीज बो दिए। कुछ औरतों ने उसे ये करते हुए देखा तो कहा, अरे क्यों अपना समय बर्बाद कर रही हो वंदना, नदी के अंदर सब्जियां नहीं उगाई जाती, सिर्फ कुछ ही सब्जियां उगती हैं, वो भी बहुत किस्मत से, वरना जो जंगली जानवर यहाँ आते हैं वो सारी सब्जियां बर्बाद कर देंगे। सही बात है, ये कहाँ पढ़ी लिखी है जो इसे इस बात की समझ होगी। पढ़ी लिखी होती तो ऐसी नादानी करके अपना समय बर्बाद न करती। वंदना ने ये बात सुनने के बाद अपनी गांव की दोनों औरतों को देखा और उनसे कहा, हो सकता है कि नदी के अंदर सब्जियां ना उगाई जाती हैं, लेकिन मैं फिर भी कोशिश जरूर करूंगी। अगर मेरी कोशिश कामयाब होती है तो उससे मेरे परिवार का 2 वक्त का पेट भर सकता है, तो फिर आखिर उस कोशिश को करने में क्या ही जाता है। अब वंदना रोज आया करती और नदी में उगी हुई सब्जियों की देखभाल किया करती। एक दिन मोहित जब शाम के समय वंदना को घर आते हुए देखता है तो कहता है, वंदना, ये तुम कहाँ जाती हो और वो भी शाम को वापस आती हो? सब कुछ ठीक तो है ना? कहीं तुम कोई गलत काम तो नहीं कर रही? अजी, हमारी शादी को पूरे 10 साल हो गए। कम से कम इतना यकीन तो आपको मुझ पर करना ही चाहिए। आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं कुछ गलत काम नहीं कर रही हूँ, जो भी कर रही हूँ अपने परिवार के लिए कर रही हूँ। और कुछ ही महीनों के बाद उसकी नदी में उगी हुई सब्जियां बिल्कुल तैयार हो जाती हैं। उसके बाद वो एक ठेले पर सारी सब्जियां भरकर घर लेकर आती है और उसके परिवार वाले इतनी सारी सब्जियों को देखकर हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, अरे बहू, तू इतनी सारी सब्जियां कहाँ से लेकर आई है? और ये सब्जियां तो बहुत ताजा लग रही हैं। माँ, भैया, भाभी ने नदी के पास ही सब्जियां उगाई हैं, क्योंकि ये तो नदी के अंदर उगने वाली सब्जियां हैं। इसका मतलब भाभी रोज गांव के जंगल की नदी में जाकर सब्जियां उगाया करती थी। हाँ, ये बात सच है देवर जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। एक दिन मैं नदी के अंदर उगी हुई जंगली ककड़ी लेकर आई थी और उसके बाद मुझे एहसास हुआ कि मैं ऐसी ही और सब्जियां भी नदी के अंदर उगा सकती हूँ, और मैंने यही किया। धीरे धीरे ये सारी सब्जियां उगकर तैयार हो गई। अब हमें बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। मोहित जी को भी मजदूरी नहीं करनी होगी, वो गांव के बाजार में ये सब्जियां बेचेंगे और हम अपना घर चलाएंगे। मुझे माफ कर दो वंदना, मैंने तुम्हारे बारे में गलत सोचा। तुम सच में बहुत अच्छी हो और हमारे परिवार के लिए कितना कुछ सोचती हो। तुमने दिखा दिया कि गरीब हो तो भी हमें आत्मविश्वास नहीं हारना चाहिए। हम सब कुछ ठीक कर सकते हैं। अब मोहित नदी में उगाई हुई सब्जियों को बेचा करता और उसकी पत्नी नदी में सब्जियां उगाया करती।